गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए क्लास 9th के पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड पे हम चर्चा करें। पिछले दिनों हम लोग स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड पाठ में पाठ 3 सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा कर रहे थे। इस पाठ में सामाजिक बुराइयां और कुरीतियों पर प्रभाव डाला गया, जिसमें पिता और पुत्री के माध्यम से अछूत जातिवाद, ऊंच नीच की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की असमर्थता और अपने किस्मत और भाग्य को कोसने जैसा दृश्य सियाराम शरण गुप्त जी ने प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सुखिया के पिता अपनी पुत्री को महामारी की बीमारी के चपेट में आने से मृत्यु रूप में प्राप्त करता है। अंत समय में भी वो अपनी पुत्री को देख नहीं पाता, उसे गले नहीं लगा पाता। इस मार्मिक घटना के बाद पिछले दिनों हम लोग अभ्यास कार्य पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए चलते हैं अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों पर जो बाकी हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करने के बाद हम MCQ इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पिक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आइए हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास कार्य के प्रश्न नंबर 1 में क, ख, ग, घ, अंग और च ये 6 प्रश्न हैं। पिछले दिनों हमने प्रश्न नंबर 1 के क और उसके अंतर्गत आने वाले 4 प्रश्नों को हल किया। उसके बाद ख और ग पिछले दिनों हमने आंसर के रूप में प्रयोग किया और उसके बारे में जाना। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के घ में, जिस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 के घ में क्या प्रश्न था? तो प्रश्न आइए हम देखते हैं विस्तार से। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? माने सुखिया के पिता ने सुखिया को प्राप्त करने के लिए जब जेल से वह घर पहुंचा तो उसे सुखिया किस रूप में मिली? तो आइए देखते हैं। जेल से छूटने के बाद प्रश्न है के बाद सुखिया के पिता ने सुखिया को किस रूप में तो आइए उसके आंसर पे हम चर्चा करते हैं कि आप जानते हैं कि सुखिया का पिता के जेल से आने के बाद सुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। लोग उसे शमशान घाट ले गए, जहां पर सुखिया के पिता के पहुंचते ही उसके कुछ समय पश्चात ही सगे संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। उसे अग्नि में जला दिया गया था। तो वहां पे क्या प्राप्त हुआ? तो आइए देखते हैं। जेल से क्या आंसर बनेगा? तो कहते हैं जेल से छूटने के बाद
छूटने के बाद सुखिया के पिता ने सुखिया को राख की ढेर के रूप में पाया। जब शमशान घाट पर लोगों के द्वारा सुखिया के शरीर को जला दिया गया, उसके बाद सुखिया का पिता पहुंचा, जहां पर उसने सुखिया को अंत समय में गले भी न लगा सका, उसकी आखिरी इच्छा को भी वह पूरा न कर सका। इस प्रकार सुखिया के पिता ने अपनी पुत्री को श्मशान घाट पर राख के ढेर के समान, या कह सकते हैं कि राख के रूप में ही पाया, क्योंकि उसका शरीर जल चुका था। उसकी अस्थियों को जलने के बाद बचने वाले अवशेष जो राख थी, उस राख को ही उसने प्राप्त किया था। तो हो गया यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। राइट हो गया सबका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के अंग में। एक के अंग पे चर्चा करते हैं। प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। सियाराम शरण जी ने इस कविता में क्या केंद्रीय भाव प्रदर्शित किया है, तो आइए देखते हैं। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए चलते हैं कविता के पूरे काव्यांश पे चर्चा करते हैं। क्या हो सकता है केंद्रीय भाव जिस पर हम और हमारे विचार से हमारे कवि का विचार दोनों मिल सके, जिसमें लेखक ने अपनी कविता में एक उद्देश्य बनाया हो, एक केंद्र बनाया हो, वह हमारा केंद्रीय भाव होता है। आइए चर्चा करते हैं कविता के कुछ प्रसिद्ध, उपयोगी, जरूरी केंद्रीय भाव के रूप में। आइए देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने सामाजिक परिवेशों को ध्यान में रखते हुए समाज में व्याप्त
समाज में व्याप्त रूढ़िवादी कुरीतियां एवं प्रथाओं के साथ साथ कुरीतियां एवं प्रथाओं के साथ साथ समाज में लोगों के द्वारा लोगों को ही अछूत मानना जैसी बुराइयों को केंद्र के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार मनुष्य एवं समाज में व्याप्त ईश्वर के महात्म्य का वर्णन एवं धर्म के अनुयायियों के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय व्यवहारों को भी कवि ने प्रदर्शित किया है। इस प्रकार इतना उतार लीजिए। इस प्रकार इतना राइट करिए। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार समाज के लोगों के मन से छुआछूत, जातिपात, भेदभाव
जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास ही इस कविता का केंद्रीय भाव है। जिसमें एक पिता को जातिवादी भावना के कारण अपनी पुत्री के जीवन से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 1 के अंग प्रश्न के उत्तरों पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, राइट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के च की ओर। प्रश्न नंबर 1 के च की ओर, ये हो गया सबका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के च में कौन से क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के प्रश्न हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के च में। प्रश्न है, इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों या बिंबों को छांटकर अलग करिए। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो देखने में एक विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस कविता में से कुछ भाषिक, प्रश्न है 1 के च में, इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों या बिंबों को, प्रतीक या चिन्ह, प्रतीकों को छांट कर लिखिए। छांट कर लिखिए। आइए हम कुछ शब्दों को छांट कर अलग करते हैं। जैसे पिछले पंक्ति में, पहली कविता में हम आते हैं, पहले काव्यांश में, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चित्ताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो पहली पंक्ति अश्रु राशियां। तो देखते हैं, पहली पंक्ति के शब्द हैं अश्रु राशियां। अश्रु राशियां
उसी पंक्ति में आते हैं हम दूसरे पंक्ति की ओर। हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय चिताएं धधका कर, हृदय चिताएं धधका कर। अलस दोपहरी, सूर्य की किरणों के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो संध्या दोपहरी माता के मंदिर की सुंदरता को मानो स्वयं बढ़ा रही है। तो शब्द है अलस दोपहरी, एक शब्द है अलस दोपहरी। अगले शब्द की ओर आते हैं। अगली पंक्ति में एक शब्द है आंखें तनिक नहीं रोती, जलते से अंगारों से झुलसी सी आंखें, जलते से अंगारों से, जलते से अंगारों से। अगली पांचवें शब्द की ओर आते हैं। झुलसी सी आंखें स्वर्ण कलश सरसिस विहसस, झुलसी सी आंखें, झुलसी सी आंखें। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। स्वर्ण कलश सरसिज बिहसी, स्वर्ण कलश सरसिज बिहसित। चलिए इतना बहुत है। तो ऐसे शब्द जो प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में, किसी एक विशेष अर्थ के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे शब्दों को अलग करना है और लिखना है। तो चलिए एक दो शब्द और लिखते हैं, फिर प्रश्न नंबर 2 में हम चलेंगे, जिसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। उन पंक्तियों के आशय, उनके अर्थ, उनके भावार्थ को समझेंगे। जैसे एक दो शब्द और है। पुण्य पुष्प ऊंचे शैल शिखर, पुण्य पुष्प ऊंचे शैल शिखर, एक और लिख लेते हैं। पुण्य ऊंचे शैल शिखर, अंधकार की छाया मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण विशाल। एक शब्द है हमारे पास विस्तीर्ण, विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण विशाल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के क का पाला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 के ख का हमने आंसर सीखा। ग, घ, अंग और च के कुछ ऐसे शब्द जो प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित हो रहे थे, आज हम लोगों ने उसे भी जाना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, किंतु आज के लिए इतना ही।
चूँकि समय समाप्ति की ओर है, तो आइए आज हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग इसी समय इसी कक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 के काव्य के संबंधित प्रश्न और उनके भावार्थ आशय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।